नमस्कार। अच्छा, संस्कृत का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वेद, पुराण, श्लोक, यही सब ना? पर क्या हुआ अगर मैं कहूं कि एक संस्कृत चैप्टर में क्यूआर कोड और यूपीआई की बात हो रही है? जी हाँ, ये सच है। आज हम डिजि भारतम युग परिवर्तनम को समझने वाले हैं। एक ऐसा चैप्टर जो हमें सीधे आज के डिजिटल इंडिया में ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये चैप्टर सच में एक प्राचीन भाषा को आज की मॉडर्न टेक्स्ट से जोड़ता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि संस्कृत कितनी डायनामिक, कितनी जिंदा भाषा है जो वक्त के साथ खुद को बदल सकती है। ये हमें दिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, हमारी शाखाएं हमेशा भविष्य को छू सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये चैप्टर डिजिटल इंडिया को किस नज़र से देखता है। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम का नाम नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के जीने का तरीका बदलने वाली क्रांति की कहानी है। देखिए, चैप्टर की शुरुआत ही कितनी जबरदस्त बात से होती है। ये श्लोक कहता है कि भारत की महानता सिर्फ उसके कल्चर या इतिहास में नहीं, बल्कि उसके रोजाना होने वाले नए नए आविष्कारों में है। और आज का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? डिजिटल भारत। मतलब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हमारी पहचान अब सिर्फ ताजमहल या गंगा से नहीं, बल्कि यूपीआई और इसरो से भी है। अब जरा ये लाइन देखिए, ये तो आज की सच्चाई है। एकस्यैव पिंजस्य नोदनेन। इसका मतलब है बस एक क्लिक या एक फिंगरप्रिंट से सारी सरकारी सुविधाएं आपके हाथ में हैं। जरा सोचिए, जिस काम के लिए पहले घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, अब वो आपके फोन की स्क्रीन पर है। ये डिजिटल स्क्रीन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक जादू की खिड़की है जिसने पूरी दुनिया को हमारी जेब में डाल दिया है। अब कहानी हमें एक स्कूल ट्रिप पे ले जाती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल म्यूजियम ट्रिप नहीं है। बच्चे जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो कि एक म्यूजियम कम और एक टाइम मशीन ज्यादा लगता है। चलिए उनके साथ इस हाईटेक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य आखिर दिखता कैसा है। अंदर जाते ही टीचर बच्चों को एक बहुत ही मॉडर्न लेसन देते हैं। वो कहते हैं, देखो, सिर्फ देखना नहीं है, समझना है। इन टेक्नोलॉजीज को महसूस करो, क्योंकि यही तुम्हारा फ्यूचर है। तो ये सिर्फ एक फील्ड ट्रिप नहीं है, बल्कि फ्यूचर की एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप है। और अंदर जाते ही बच्चों का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। उनके सामने प्रधानमंत्री का एक 3D हॉलोग्राम है, जो इतना रियल लगता है मानो वो सच में वहीं खड़े होकर बात कर रहे हों। यशिका का दिमाग तो और भी आगे दौड़ता है। वो सोचती है कि इस टेक्नोलॉजी से तो हम इतिहास को जिंदा कर सकते हैं। जरा सोचिए, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस का होलोग्रामिक स्पीच दे रहा है। फिर अथर्व को दो और जादुई टेक्नोलॉजी मिलती हैं, AR और VR। आसान भाषा में समझें तो AR मतलब असली दुनिया में नकली चीजें देखना, जैसे पोकेमॉन गो। और VR मतलब एक पूरी की पूरी नकली दुनिया में ही चले जाना, जैसे कोई वीडियो गेम। अथर्व ने VR से आजादी की लड़ाई को ऐसे महसूस किया जैसे वो खुद उस भीड़ का हिस्सा हो। ये सब देखकर बच्चों के पास शब्द ही नहीं बचते। वो बस एक ही शब्द दोहराते हैं, अद्भुतम। मतलब वाव। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये उस फीलिंग का नाम है जब आप फ्यूचर को अपनी आंखों से देखते हैं और आपको यकीन नहीं होता। यही वो मोमेंट है जब टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक मैजिकल एक्सपीरियंस बन जाती है। और ये एक्सपीरियंस यहीं नहीं रुकता। एक तरफ भास्कर AI से बातें कर रहा है, जो उसके हर सवाल का जवाब दे रहा है, जैसे कोई जिनी हो। तो दूसरी तरफ वेदिका एक इमर्सिव फिल्म में भारत की ग्रोथ स्टोरी देख रही है। यहां हर बच्चे को टेक्नोलॉजी का एक अलग चेहरा देखने को मिल रहा है। ये दिखाता है कि फ्यूचर कितना पर्सनल और इंटरैक्टिव होने वाला है। तो ये जो भारी भरकम शब्द बच्चों में म्यूजियम में सुने, होलोग्राम, AR, VR, AI, ये अब सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों की बातें नहीं हैं। ये फ्यूचर की ABC है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हम फ्यूचर के इन शब्दों को एक संस्कृत चैप्टर में पढ़ रहे हैं। म्यूजियम का जादू तो खत्म हो गया, लेकिन असली लेसन तो अब क्लासरूम में शुरू होता है। टीचर अब बच्चों को दिखाते हैं कि म्यूजियम में जो हाईटेक चीजें उन्होंने देखी, वो असल में उनकी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बन चुकी हैं। टीचर समझाते हैं कि डिजिटल इंडिया कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है। इसका असली असर तो हमारी जेब में रखे फोन से लेकर सब्जी वाले के ठेले पर लगे QR कोड तक में दिखता है। चलिए देखते हैं कैसे। और फिर बच्चे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना शुरू करते हैं। यशिका बताती है कि कैसे डिजी लॉकर ने सारे कागजात साथ लेकर घूमने का झंझट ही खत्म कर दिया। अथर्व बताता है कि कैसे फास्टैग ने टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से छुटकारा दिलाया। और भास्कर बताता है कि कैसे यूपीआई की वजह से उसे अब पॉकेट मनी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। यही छोटे छोटे बदलाव ही तो मिलकर डिजिटल इंडिया की बड़ी कहानी बनाते हैं। और फिर टीचर एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनमें से लगभग आधे अकेले भारत में होते हैं। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि देश का हर छोटा बड़ा दुकानदार, हर नागरिक इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहा है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा उदाहरण है। टीचर कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं जो दिखाते हैं कि सरकार और नागरिक के बीच की दूरी कैसे कम हो रही है। जैसे कि युमंग ऐप, जो सैकड़ों सरकारी सर्विसेज को एक ही जगह ले आता है, या फिर कोविन पोर्टल,
जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को मुमकिन बनाया। ये सब ई-गवर्नेंस के उदाहरण हैं, जहां सरकार खुद चलकर नागरिक के फोन तक आती है। तो अब तक हमने देखा कि डिजिटल इंडिया क्या है और ये कैसे काम कर रहा है, लेकिन अब चर्चा और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब सवाल है भविष्य का। आगे का रास्ता क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं, और सबसे जरूरी, इस कहानी में हमारा और आपका रोल क्या है। और यहीं पर यशिका एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवाल पूछती है। हम डिजिटल इंडिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन गांवों का क्या जहां आज भी ठीक से नेटवर्क नहीं आता? ये डिजिटल डिवाइड इस चमकदार कहानी का एक स्याह पहलू है, और इसे एड्रेस किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रीचर इस चुनौती को मानते हैं और बताते हैं कि इसे पाटने की कोशिशें भी हो रही हैं। एक तरफ गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल्स पहुंचाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्वालिटी एजुकेशन को हर फोन तक पहुंचाने का मिशन चल रहा है, ताकि ज्योग्राफी किसी के भविष्य के आड़े ना आए। और ये बदलाव सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, कृषि से लेकर व्यापार तक हर सेक्टर बदल रहा है। किसानों को ई-नैम से अपनी फसल का सही दाम मिल रहा है, और क्यूआर कोड ने व्यापार को सुपर फास्ट बना दिया है। लेकिन टीचर एक चेतावनी भी देते हैं, जितनी तेजी से ये डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, उतने ही इसके खतरे भी बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा है साइबर सुरक्षा का। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये संस्कृत चैप्टर हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये होलोग्राम और यूपीआई जैसी ताकत हमें देती है, हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमसे जिम्मेदारी भी मांगती है, अपने डेटा को सुरक्षित रखने की और इस पावर का सही इस्तेमाल करने की। और चैप्टर का अंत इस खूबसूरत श्लोक से होता है, जो एक उम्मीद से भरा फ्यूचर दिखाता है। इसका मतलब है कि डिजिटल इंडिया की वजह से जीवन आसान हो रहा है, सब कुछ विकसित लग रहा है। याद है, चैप्टर की शुरुआत में कहा गया था कि भारत अपने आविष्कारों से प्रसिद्धि पा रहा है। ये श्लोक उसी बात का कंक्लूजन है कि वो आविष्कार अब लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, ये डिजिटल क्रांति तो हो रही है, लेकिन इसमें हर एक नागरिक की क्या भूमिका है? इस डिजिटल इंडिया को सिर्फ फास्ट ही नहीं, बल्कि फेयर और सेफ बनाने में हर किसी का क्या योगदान हो सकता है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।